Hey guys, welcome back to our channel शर्मा जी का बेटा इम्बाइब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। आपका क्या ख्याल है, आजादी से लेकर 2015 तक हमारे देश की जीडीपी पर पर्सन पाकिस्तान की जीडीपी पर पर्सन से कम रही है या ज्यादा? और मेरे इस सवाल के साथ साथ आप ये भी सोचिए कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में इकोनॉमिक फ्रंट पर किस प्रधानमंत्री ने सबसे डिजास्टरस काम किया है। आज के इस टॉपिक में हम इसी से जुड़े तथ्यों को आपसे शेयर करेंगे और यकीन मानिए कुछ तथ्य ऐसे होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक जीडीपी पर पर्सन के इर्द गिर्द रहेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जीडीपी और जीडीपी पर पर्सन होता क्या है। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये किसी देश द्वारा एक साल में प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू का टोटल होता है। जीडीपी पर पर्सन निकालने के लिए टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए किसी देश की टोटल जीडीपी 10 लाख रुपए है और पॉपुलेशन 10,000, तो पर पर्सन जीडीपी 100 रुपए हो जाएगी। तो आइए आज का मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान से कंपैरिजन करने से पहले हम ब्रीफली अपने देश की इकोनॉमी को 1950 से लेकर 2015 तक समझते हैं। एनालिसिस के पर्पज से इंडियन इकोनॉमी को 5 फेजेस में बांटा है। फेज 1 1950 से लेकर 1965, फेज 2 1965 से 1984 तक, फेज 3 1984 से 1991 तक, फेज 4 1991 से 2004 तक और फेज 5 2004 से 2015 तक। आइए अब एक एक करके पांचों फेजेस को डिस्कस करते हैं। फेज 1 1950 से 1965 तक। आपको पता होगा कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे और उस फेज को लीड कर रहे थे। इस फेज को हम नेहरूवियन पीरियड कहते हैं। उस समय इंडिया रशिया से प्रभावित था। उस समय सरकार ने औद्योगिकरण का नेतृत्व किया। गवर्नमेंट का फोकस स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत था। आज की डेट में जितने भी बड़े PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी नींव कहीं न कहीं इसी समय रखी गई थी। उस समय हमारी इकोनॉमी फेयरली ओपन थी, लेकिन 1956 में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आई थी। जब कोई देश अपने देश में इंपोर्ट किए गए महत्वपूर्ण सामानों का पेमेंट करने में और बाहर के कर्जों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता, तो इस स्थिति को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। 1950 में हमारे देश की जीडीपी पर पर्सन USD डॉलर 841 थी। उस समय देश की जीडीपी 4% के रेट से ग्रो कर रही थी और पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही थी। इसलिए एनुअल पर पर्सन जीडीपी की ग्रोथ लगभग 2% थी। दूसरा फेज 1965 से 1984 तक है। इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश को लीड कर रही थी। आपको पता होगा इस पीरियड को लाइसेंस राज कहते हैं। इस फेज में हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। सारी इंडस्ट्री और बिजनेस सरकार के कंट्रोल में थे। प्राइवेट बिजनेसमैन के लिए बहुत तरह की बंदिशें थी। उस समय आम आदमी के लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड थी। इसका नतीजा ये हुआ कि पर पर्सन जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ हुई, यानी जो जीडीपी पर पर्सन 1965 में 1135 $US थी, वो घटकर 1984 में 1041 $, रह गई। एक एवरेज इंडियन 1984 में 8% गरीब हुआ 1965 की तुलना में। इस समय इंस्टीट्यूशंस को सिस्टमैटिक ढंग से कमजोर किया गया। ये फेज आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में इकोनॉमिक डिजास्टर का फेज था। तीसरा फेज 1984 से 1991 तक का है। इसमें राजीव गांधी ने लीड किया। इस फेज में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फर्स्ट राउंड शुरू किया गया। जो इंदिरा गांधी के समय में लाइसेंस राज था, उसके विपरीत इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग शुरू हुई और साथ में कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट पर लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि इस फेज में एनुअल जीडीपी ग्रोथ 5.2% रही और एनुअल जीडीपी पर पर्सन ग्रोथ 3.1% रही। अब बात करते हैं फेज 4 की। इस पीरियड में नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को लीड किया। आपको पता होगा कि इस फेज को लिबरलाइजेशन फेज कहते हैं, यानी उदारीकरण का दौर। इस फेज में ट्रेड के ऊपर से जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, उन्हें लगभग पूरी तरह से हटा लिया गया। जो लाइसेंसिंग का सिस्टम इंदिरा गांधी के टाइम में था, उसे पूरी तरह से हटा लिया गया। इन सभी रेडिकल स्टेप्स का इकोनॉमी पर बहुत बेहतर असर देखने को मिला। इस फेज में जीडीपी पर पर्सन 4.9% से ग्रो हुई। इस दौर को फेज ऑफ रिफॉर्म्स कंसोलिडेशन कह सकते हैं। अब आते हैं पांचवे और आखिरी फेज पर। तो इस फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भारी इन्वेस्टमेंट किया गया। आप आज भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये देश के विकास में अग्रिम रोल प्ले करते हैं। इस
फेज में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ। इकोनॉमी बहुत फास्ट रेट से ग्रो हुई। एवरेज जीडीपी ग्रोथ लगभग 9% थी और पर पर्सन जीडीपी ग्रोथ 7.7% थी। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पर आया और बैंक्स में एनपीए की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसका मतलब होता है जब कोई बैंक से लिया लोन और उस पर लगा इंटरेस्ट समय पर भुगतान नहीं करता। आज के समय में भी आप इसके बारे में न्यूज में देखते होंगे। अब हम हिंदुस्तान की पर पर्सन जीडीपी को पाकिस्तान की पर पर्सन जीडीपी से कंपेयर करते हैं। 1950 में पाकिस्तान की पर पर्सन जीडीपी $1,268 थी, जबकि उसी समय हिंदुस्तान की पर पर्सन जीडीपी $841 थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी पर पर्सन हिंदुस्तान से लगभग 50% ज्यादा थी। ये अंतर 1960 आते आते सिर्फ 15% रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में इंडिया पॉलिटिकली स्टेबल था, जबकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनिश्चितता और उथल पुथल थी। 1964 से इंडियन इकोनॉमी लगभग 2 दशक के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गतिहीनता यानी स्टैग्नेशन में चली गई, जबकि पाकिस्तान ने अयूब खान के मिलिट्री रूल में फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रूट खोल दिया, जिससे वहां पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। हालांकि इसके कारण अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस बढ़ा, लेकिन जब कोई देश इकोनॉमिक ग्रोथ के इनिशियल फेज में होता है तो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसका नतीजा ये हुआ कि 1984 आते आते पाकिस्तान की पर पर्सन जीडीपी इंडिया से लगभग 2 गुनी से ज्यादा थी। 1980 से पाकिस्तान में जिया उल हक का मिलिट्री रिजीम शुरू हुआ और जिया ने पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन का इस्लामीकरण शुरू कर दिया और संयोग से 1984 के बाद इंडिया में इकोनॉमी रिफॉर्म्स शुरू हो गए, जिससे जीडीपी पर पर्सन का गैप दोनों देशों में कम होने लगा। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को अभी हाल में ही 2010 में जीडीपी पर पर्सन के मामले में पीछे छोड़ा। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि इंडिया ने रिफॉर्म्स शुरू होने के बाद भी लगभग 25 साल लिए पाकिस्तान को पीछे छोड़ने में। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी के फेज में इंडियन इकोनॉमी पर कितना बुरा असर पड़ा। अब इस चर्चा से हमने क्या सीखा ये समझते हैं। पहली लर्निंग, नेहरू जिनको आजकल सब बुरी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, उनके फेज में इंडिया ने काफी बेहतर किया। दूसरा, इंदिरा गांधी जिन्हें हम सबसे स्ट्रॉन्ग इंडियन लीडर मानते हैं, उनके फेज में इंडिया में नेगेटिव ग्रोथ हुई। राजीव गांधी को रिफॉर्म्स का उतना क्रेडिट नहीं मिलता, जबकि रिफॉर्म्स की शुरुआत उनके फेज में ही हुई। अब इस पूरी डिस्कशन के कुछ टेकअवेज भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला, जो इकोनॉमी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए ओपन होती है उसका ग्रोथ पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। दूसरा, अक्सर आप ये सुनते होंगे कि चाइना ने इतना ग्रो किया क्योंकि वहाँ पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के एग्जाम्पल से ये सीख मिलती है कि हमेशा जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम का बहिष्कार करती है जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी करे। तीसरा, जो देश रिलीजियस फंडामेंटल्स के आसपास सारे देश का सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही नहीं होता। चौथा, इंस्टीट्यूशंस को डिग्रेड करना और हर चीज के ऊपर बैरियर लगाना भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महंगा पड़ सकता है। ये सारी डिस्कशन 21 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में छपे अमर्त्य लहरी के आर्टिकल पर बेस्ड है। आई होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।